नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे आज, और उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा का सफरनामा जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे फेज में यहां पर मतदान होने, यानी कि 7 मई को उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट पर जनता जो है वो अपने वोट डालेगी। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से बरेली लोकसभा सीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा मायने रखती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, 9 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के आंकड़े के मुताबिक बरेली की जनसंख्या लगभग 45 लाख थी। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो तस्वीर सामने आई थी उसके अनुसार 1080 लोग रहते हैं। बरेली की 58.49% जनसंख्या है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे, इसमें पुरुषों की संख्या जो है वो 67.50% है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता जो है वो 48.30% है। वहीं अगर बात करेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश का 8वां और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है बरेली। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 8वां और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर बरेली को बताया जाता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में बरेली जिले की तसली की अगर बात करते हैं तो वहां के 5 क्षेत्र हुआ करता था। और बरेली 1857 की अगर बात करेंगे तो उस समय एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। बरेली कृषि उद्योग का व्यापार केंद्र माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ चीनी और अन्य कई उद्योग लगे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए ये शहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बरेली शहर के करीब अगर बात करेंगे तो दियाशाली और साथ ही साथ लकड़ी से तो यहाँ तब कर ताले बनाए जाते हैं। इसको लेकर के भी बरेली काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। वहीं अब हम लोग अगर पूरी तस्वीर बात करेंगे, यहाँ के आखिर समीकरण क्या कुछ कहता है। और हिंदी सिनेमा के कई गाने जो है वो बरेली शहर का नाम आने वाले मुहावरे हुए। और इस शहर के राजनीतिक तापमान भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरेली लोकसभा सीट के सफरनामे की अगर बात करेंगे तो इसमें राजनीतिक यहाँ पर उठापटक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पिछले 3 दशक से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र कब्जा रहा है। और वहां पर सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं तो 3 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक दबिश जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। 2019 से पहले बरेली लोकसभा सीट पर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, जिसमें से उन्होंने 6 बार लगातार जीत दर्ज की थी। 1952 की और 1957 के चुनाव में कांग्रेस को तो वहीं दूसरी ओर 1962 और 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को बड़ी जीत मिली थी। जिसके बाद हुए 3 चुनाव में से कांग्रेस 2 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। 2014 के अगर जनादेश की बात करेंगे तो 2014 के जनादेश में जो चुनाव हुए थे उसमें पूरा उत्तर प्रदेश में चले मोदी लहर का फायदा उठाते हुए बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार ने बाजी मार ली थी। और आपको बता दें कि उन्होंने इस सीट पर 50% से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को महज 27% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में यहाँ कुल 61% वोट यहाँ पर हुए थे। वहीं 2019 के जनादेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस सीट से बीजेपी के संतोष गंगवार ने एक बार फिर से 2019 में जीत दर्ज की थी। उन्हें यहाँ पर 5,65,270 वोट मिले थे, जबकि सपा के भगवत सरन गंगवार को यहाँ पर 3,97,900
88 वोट मिले थे, जो कि उन्होंने दूसरे स्थान पर थे। वहीं अगर कांग्रेस के प्रवीण सिंह की बात करेंगे तो उन्हें 74,206 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। बरेली लोकसभा सीट पर 61% मतदान हुए थे। अगर अब हम सीधे बात करेंगे 2024 की, तो इस सीट पर भाजपा का कब्जा जो है वो देखने को मिला था और 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को अपने उम्मीदवार बनाया। शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे थे तो उस समय अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने संतोष गंगवार को मंच पर स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया था। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को यहां पर मामूली जीत के अंतर से ढाने के में कामयाब हुए थे। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह को एक बार फिर से सपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। यहाँ पर सीधा जो यहाँ पर लड़ाई जो है वो हम लोगों को भाजपा और सपा के बीच में देखने को मिलती है। इस पूरे सफरनामे को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़े हुए, हम उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, यहाँ पर अगर शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत में जिस तरीके से टिकट काटा गया था उसके बाद से काफी ज्यादा नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली थी। संतोष गंगवार का जब टिकट कटा, बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व सांसद को, पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को जब अपना उम्मीदवार बनाया तो काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। तो क्या अभी भी उस तरीके की नाराजगी जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है सत्येंद्र? बिल्कुल पूजा, ये बरेली लोकसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज रही है और संतोष गंगवार वहां पर 8 बार सांसद रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि 40 साल तो लगभग संतोष गंगवार ही वहां रहे और टिकट कटने के बाद जरूर कुछ चीजें देखी गई थी और उस पर लगातार दावा किया जा रहा था कि अब वहां जो प्रत्याशी उतारा गया है वो मजबूत है। वजह ये थी कि ये जो छत्रपाल गंगवार जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट से उतारे गए हैं, ये बहेड़ी विधानसभा से समझिए समाजवादी पार्टी के की विधायकी तक नहीं जीत पाया। उसने हरा दिया था अताउर रहमान ने इनको। भले ही ये मंत्री रहे कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए मंत्री, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए गए। लास्ट में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो बहुत अच्छी भूमिका इनकी नहीं थी। यही वजह थी कि वहां पर इनका विरोध देखा गया, क्योंकि बहेड़ी विधानसभा जो पीलीभीत में अभी लोकसभा चुनाव में शामिल की गई है, वो बरेली की ही लोकसभा सीट है। वो विधानसभा में के एरिया में आता है बहेड़ी विधानसभा। वहां से समझिए लंबे अरसे से ये जो है वहां से समाजवादी पार्टी के अताउर रहमान से ये हारे थे और यही वजह थी कि वहां के जो बरेली के कार्यकर्ता थे उनको कहीं ना कहीं नेशनल नेता के रूप में बौना देख रहे थे और यही वजह थी कि वहां इनका विरोध भी देखा गया। दूसरा, इनका एक भतीजा है जो दमखोदा ब्लॉक पड़ता है, वहां ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो उनका भी चरित्र बहुत अच्छा लोग नहीं बताते हैं। ये तमाम बैकग्राउंड थे कि इनका जो है कहीं ना कहीं संलिप्त रहते हैं कामों में। तो लोग जो चर्चाएं कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट हमने ये की थी, तो इनके भतीजे का भी विरोध था और इनका भी विरोध इसी वजह से था कि ये बहुत बड़े नेता नहीं थे और लोकसभा चुनाव के लिए इनको सांसद का प्रत्याशी बनाया गया। तो यही सारी वजह थी वहां पर इनके विरोध की। दूसरा, जो लोग कह रहे थे कि इनका कद उस हिसाब से नहीं है, तो वाकई में ये बात सही है। जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव इनका जो जहां का ये रहने वाले हैं, दमखोदा गांव पड़ता है एक और बहेड़ी विधानसभा में लगता है, ये वहां के रहने वाले हैं और बरेली लोकसभा सीट से इन्होंने टिकट मांगा है और यहाँ से टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दे भी दिया। ऐसे में ये लगातार अपनी दावेदारी साबित करते रहे, जगह जगह ये अपना प्रचार करते रहे। तो पीलीभीत लोकसभा सीट के तमाम लोग हमने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाए थे कि इनके साथ प्रचार करते हुए दिखे थे। मतलब लोकल का जो प्रतिनिधित्व था इनके साथ में नहीं था। लोग मना कर रहे थे। इसके बाद जो बयानबाजी चल रही थी, इन्होंने अपना खुद बयान दिया था कि मेरे साथ तमाम जनाधार है और ये है वो है। तब जाकर के चीजें मैनेज हुई, नहीं तो इनका टिकट कटना तय था पूजा, क्योंकि जो लोकल में जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी वो इनके खिलाफ थी और लगातार इनका बैकग्राउंड कमजोर दिखाई दे रहा था। तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, तमाम मतदाताओं में भी नाराजगी थी, क्योंकि इनका जो कद था वो उस हिसाब से नहीं था। दूसरा, संतोष गंगवार खुद अपनी बेटी के लिए
बरेली लोकसभा से टिकट मांग रहे थे। संतोष गंगवार का कहना था कि अगर मेरा टिकट कट भी जा रहा है तो कट जाए, उसकी चिंता नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम से जो है पर्चा भरा था कि इनको यहाँ से आवेदन किया था कि उनकी बेटी को यहाँ से टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर चेतराम मंत्री के जो मंत्री रहे चेतराम, उनका जो बेटा था वो भी वहां कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे थे, उनका भी अपना अच्छा चरित्र था। तो इन सारे समीकरणों को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम गद्दावर नेता थे वो देखते रह गए कि आखिर टिकट किसको हो गया और किन समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये सारी वजह जो थी इनके टिकट के कहीं ना कहीं खिलाफ जो लोग इनका बैकग्राउंड बता रहे थे कमजोर है, इन सारी चीजों को आधार मानते हुए वहां इनका विरोध था। और जो लोग विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर जो विरोध था वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये उस लेवल के नेता नहीं है। यही वजह है कि वहां बरेली लोकसभा सीट जो है वो या तो संतोष गंगवार के परिवार से होती, या संतोष गंगवार होते, या फिर कोई और ऐसा चेहरा होता जिसकी कहीं ना कहीं जो कद है वो थोड़ा सा ऊंचा है। इन सारी चीजों को देखते हुए वहां की जनता ने इनका विरोध किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था इसको लेकर के। हालांकि उन सब चीजों को मैनेज करने में लगातार लगे रहे। इनके भतीजे की छवि लोग अच्छी नहीं बता रहे थे, इस चीज को लेकर के भी नाराज थे, क्योंकि वो वहां ब्लॉक प्रमुख है, तमाम लोगों के काम पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें पूजा इनके विरोध का कारण थी। और अभी भी कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन है, उनके कद के हिसाब से जो देखा जाए तो संतोष गंगवार से उनकी टक्कर होती। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है और हो सकता है कि टक्कर जब होगी तो मुकाबला बहुत ज्यादा अरसे से जीत और हार का पूजा नहीं देखा जाएगा। अगर इस समीकरण की, इस सीट के समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी है। और आपने जिस तरीके से कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, तो आखिर किस समीकरण को लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है सत्येंद्र? देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन ने ही समाजवादी पार्टी के इस किले को कहीं ना कहीं भेदने का काम किया था। एक बार वो खुद अपने दम पे कांग्रेस के सिंबल से जीते थे और गांधी परिवार से भी उनका जुड़ाव रहा। प्रवीण सिंह ऐरन जो है वहाँ पेशे से एडवोकेट है और बड़े व्यापारी हैं, तो उनका अपना लोकल जो है, और जाति से अगर बात करें तो वो बनिए हैं, और बनिया वोट जो है शहर के अंदर काफी है। ये समीकरण उनके पक्ष में दिखाई देगा। साथ ही साथ वहां का मुस्लिम वोटर जो है वो उनके साथ दिखाई देगा। बरेली लोकसभा सीट में गंगवार वोट किसी अन्य छोटी जाति को अगर मान ले सवर्णों में, तो बीजेपी में गिनती नहीं होने देते हैं, वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ऐसे में कभी कोई मामला पड़ता है तो बरेली लोकसभा सीट के अंदर जो लोग कम जातियां हैं, ब्राह्मणों करें या फिर की बात करें या फिर सक्सेना की बात करें, जो सवर्ण जातियों में आती हैं, गुप्ता है, इन लोगों की जो गिनती है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र होने की वजह से कभी भारतीय जनता पार्टी में ये लोग गिनती नहीं होने देते हैं। इस वजह से वहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ जो बड़ी जातियां हैं वो दिखाई देती हैं। बाकी शहर का जो क्षेत्र है, क्योंकि प्रवीण सिंह ऐरन की पत्नी सुप्रिया ऐरन भी वहां से मेयर रही हैं उस क्षेत्र से, तो उनका वो भी कई बार रही हैं, तो ऐसे में उनका भी क्षेत्र जो है ठीक ठाक था। और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी और को टिकट दिया जाता, जैसे वहां के जो मेयर हैं और उनकी पत्नी कहीं ना कहीं उसमें उनके पति वहां पर अपनी दावेदारी कर रहे थे, उनको नहीं दिया गया, वो एक चेहरा था कि प्रवीण सिंह ऐरन को शहर का होने की वजह से बहुत बड़ी टक्कर देता। प्रवीण सिंह ऐरन जो है कुर्मी वोटरों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुर्मी वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं छुट फुट निकल, मौर्य वोट है वहां पर, बहरलाल मौर्य का जो क्षेत्र है, तो मौर्य भी इस चीज से नाराज है, क्योंकि मौर्य के अंदर के जो कुछ लोग थे वो चाह रहे थे कि किसी मौर्य समाज के व्यक्ति को वोट दिया जाए। तो ये अंदरूनी नाराजगी थी। भले ही भाजपा से लोग जुड़े हैं वो एक अलग बात है, और जो लोग जुड़े हैं और लाइमलाइट में है वो तो चुनाव भाजपा के पक्ष में देंगे ही, लेकिन जो लोग गुपचुप हैं, जिनकी लोग गिनती नहीं करते हैं, मुस्लिम वोट वहां काफी है, कुर्मी और मौर्य वोट बराबर है, कुछ कुर्मी वोट ज्यादा होगा, तो कुर्मी वोटों की गिनती अक्सर वहां देखा गया है कि भाजपा में ही होती है। लोधे वोट है, किसान वोट है, तो लोधे और किसान वोटों में भी बंटवारा है। वहां जो एससी वोट है वो अक्सर देखा गया है कि मायावती के सिंबल पर जाता है,
मतलब हाथी के सिंबल पर लोग चुनाव करते हैं, वो चाहे जातीय समीकरण हो या फिर जो एससी कैंडिडेट हो या फिर मुस्लिम कैंडिडेट हो। ऐसे में जो लोग वहां को अपने मन की विचारधारा है वो बहन जी के सिंबल को चुनते हैं, जिससे समीकरण भाजपा का कटता है। अक्सर कई बार देखा है कि सेकंड पोजीशन पर वहां बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं। ऐसे में आप इस बार जो है बसपा के प्रत्याशी से टक्कर नहीं हो पाएगी। टक्कर जो होगी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल गंगवार से होगी। जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम वोटों से जीत और हार का ये खेल देखा जाएगा। 7 मई को यहाँ चुनाव होगा। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 1 विधानसभा सीट पर सैजुल इस्लाम वहां पर जो है विधायक हैं वो काबिज हैं। ऐसे में जो समीकरण विधानसभा के हिसाब से जो निकल कर आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो विधायकों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम उन आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो भाजपा भारी दिखेगी। जमीनी स्तर पर लोगों का अगर क्या सांसद बतौर जो चुनाव करने का जो अपना मन है और उस तरीके से देखें या जातीय समीकरण एक सांसद को चुनने के तरीके से देखें तो यहाँ पर प्रवीण सिंह ऐरन मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लगातार चुनाव लड़ते आए हैं लंबे समय से। संतोष गंगवार और ये लगातार ऊपर नीचे जो है चुनाव लड़ते आए हैं। तो ऐसे में जिस नेता के पास बहुत बड़ा अनुभव जीत राजनीति में होता है, फिर चाहे वो हार का हो या जीत का, क्योंकि जीत और हार का जो पैमाना तय करती है वो तो जनता करती है, लेकिन ये भी अनुभव कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तैयारियों में जो है उन सहयोग देता है। तो ये सारी चीजें वहां पूजा देखी जा रही है और इन्हीं समीकरणों के आधार पर जो 7 मई को जब चुनाव होगा और 4 जून को जब मतदान खुलेगा तो इस सीट पर बहुत ही भयंकर टक्कर दिखाई देगी। जीत और हार का अंतर दोनों ही प्रत्याशियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। पूजा सत्येंद्र, 2014 और 2019 के वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज हम लोगों को देखने को मिला था? जीत का अंतर जो था वो दोनों ही दौर में कितना देखने को मिला था? क्योंकि 2014 और 2019 में वहां पर मोदी लहर का काफी ज्यादा असर देखने को मिला था। सत्येंद्र, आप हमारे दर्शकों को बताएं। 2014 में जो था इनका 23.6% वोटों से इनकी जीत हुई थी संतोष गंगवार की। 19 में यही प्रतिशत घट गया और 8% कम हुआ, समझिए इनकी जीत कम हुई। तो कहीं ना कहीं 14 में तो उनकी मोदी लहर देखी इस सीट पर, लेकिन 19 में कहीं ना कहीं कम होती दिखी। अब 24 है, अगर मोदी मैजिक यहाँ काम नहीं किया तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो कैंडिडेट बौना बताया जा रहा है, तमाम लोग बता रहे हैं कि उस छवि के हिसाब से कमजोर है। दूसरा, मोदी जी के अगर मैजिक का कमाल नहीं हुआ तो वाकई में यहाँ पर प्रत्याशी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी लोकसभा सीटें हैं जहां सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर प्रत्याशी मैदान में दिए गए हैं, उतार दिए गए हैं। और कई ऐसी जगह अगर मोदी मैजिक काम नहीं किया तो यहाँ का भी समीकरण वही होगा पूजा, जो कई और लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं अगर मोदी मैजिक ने काम नहीं किया तो देखने को मिल सकता है। हमारे दर्शकों को बता दें, यहाँ पर सत्येंद्र, हम आपसे जरूर आगे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर संतोष कुमार गंगवार को अगर 2019 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 में यहाँ पर 5,65,270 वोट मिले थे और जीत विजेता पार्टी का जो वोट का यहाँ पर परसेंटेज सामने आया था वो था 52.9% और जीत का अंतर यहाँ पर देखने को मिला था 15.6%। वहीं अगर 2014 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार को 5,00,000 यहाँ पर 18,258 वोट मिले थे और वहीं जीत विजेता पार्टी को जो वोट प्रतिशत जो सामने आए थे उसके अनुसार 50.9% वोट मिले थे। जीत का अंतर यहाँ पर 23.6% था। यहाँ पर सत्येंद्र, अगर हम बातचीत करें तो जीत का अंतर यहाँ पर हम लोगों को काफी कम देखने को मिल रहा है। जरूर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज की तो वोटिंग परसेंटेज जरूर 2% के लगभग में बढ़ा था, लेकिन जीत का अंतर यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है 2014 के मुकाबले 2019 में। सत्येंद्र, बिल्कुल पूजा, सही कहा। जब भी समझिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, मतदान ज्यादा होगा तो रूलिंग पार्टी को अक्सर नुकसान होता है और यही हुआ था कि 2014 की अपेक्षा 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और इनके पक्ष में भी वोट बढ़ा, लेकिन
जो जीत का परसेंटेज था वो करीब 8% कम हो गया। तो ये साफ देख सकते हैं कि पूजा इस तरीके के आंकड़े जो रूलिंग पार्टियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ झुकाते हैं। और यही अगर वोटिंग परसेंटेज इस लोकसभा चुनाव 2024 में भी बढ़ा तो जीत का अंतर जिस भी प्रत्याशी के पास होगा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, कम प्रतिशत में होगा, कम वोटों का होगा। पूजा, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट को लेकर के जो जानकारियां फिलहाल आपने दी हैं, और अगर मोदी का मैजिक बरेली में नहीं चला तो ज़रूर यहां पर स्थितियां जो है वो विपरीत हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारते हुए नजर आ रही है और जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है उसके अनुसार आपने जो बातें बताई हैं उसके अनुसार इंडी गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आपको सीधे छोड़े चलते हैं धनबाद, जहां पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी धनबाद से ढुल्लू महतो ने आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और मंच पर उनके साथ सभी लोग मौजूद हैं। सीधे आपको वहां छोड़े चलते हैं। और संजीव अग्रवाल जी